अब गाइस कल आप लोगों को मैंने ये सेकेंड लॉ यूज करते हैं फर्स्ट लॉ प्रूव करना सिखाया था। एक बार के लिए उसको वापस से रिवाइज कर रहे हैं। बीवीएम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इसमें पूछता ही है। आई एम नॉट श्योर कि फर्स्ट टाइम में पूछा हुआ था नहीं था, बट ये पूछता है। अगर फर्स्ट टाइम में नहीं पता सेकेंड टाइम में तो और चांसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब सुनो क्या करना है अपने को। अगर मान लो 4 0 है, ठीक है, पहले एफ इज इक्वल टू एम ए था। अगर 4 0 है तो 0 इज इक्वल टू एम ए हो रहा है मेरा। ठीक है, एम तो 0 हो ही सकता है तो मेरा ए 0 हो रहा है। अगर ए 0 है मतलब v माइनस यू अपॉन टी 0 है, मतलब v माइनस यू मेरा 0 के बराबर है। वो टेबल को ऐसा लगा ले तो गिरेगा नहीं। हाँ, v माइनस यू अपॉन टी 0 है तो v माइनस यू 0 के बराबर है, तो v और u मेरे इक्वल हो रहे हैं। which means that if there is no force then the initial and final velocity remains same, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं if there is no force there is no change in state of motion, मतलब जो पहले थी वही फाइनली रहने वाली है। समझा चीज़ क्या हुआ है गाइस। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है उसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना। सेकेंड लॉ यूज करते हुए हमने फर्स्ट लॉ प्रूव किया है, उसे फट से आप लोग एक बार सॉल्व करोगे। हाँ कल किए थे ये, अपन एक और रिवीजन कर रहे हैं। क्या बेटा सॉल्व करना स्टार्ट कर लो। हाँ अच्छा, तुम लोगों को अभी भी दिख ही रहा है क्या वो? सॉरी। क्यों देखना पड़ रहा है बेटा तेरे को? तेरे को जितना आता है पहले उतना कर, फिर अपन देखते हैं। तो एक बार करके देख, तेरे को जितना आता है बिना देखे करके देख। हाँ बेटा थोड़ा क्विकली करेंगे प्लीज़। प्लीज़ कोशिश करके अपनी पूरी पढ़ाई जो मैं करा रहा हूँ यहाँ पे वो यहीं पे निपटा के आगे घर जाया करो। आप लोगों के लिए अच्छा खासा हेल्पफुल हो जाएगा बच्चा लोगों को। आई हैव नो आइडिया व्हाट कैन आई एम आई सीइंग इन रुद्र स्क्रीन। रुद्र जो भी हो रहा है उसको ठीक करो बेटा। यस अभी थ्रू वंशदीप हुआ है बच्चा? बता मुझे डिक्टेट कर क्या है। Let there be no unbalanced force applied on a body of mass m
करेक्ट। नहीं, तेरा एम ए इज इक्वल टू 0 आया ना बेटा, तो ए इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू ए नहीं होगा, बस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख ये तेरा 0 नहीं हो सकता था, तो तेरा ए 0 हो जाएगा बेटा इसका मतलब। अब अगर ए 0 हो गया मतलब v माइनस यू अपॉन टी तेरा 0 हो रहा है, टी वहां भेज जाएगा तो v माइनस यू तेरा 0 हो रहा है। या तो ये 0 या तो ये 0 होना पड़ेगा ना, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 है बेटा तो इधर m और a हैड टू बी 0। अच्छा मुझे नहीं पता तूने पहले क्या लिखा था, ठीक है ना। तो एम ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा तेरे को, उसके बाद में तेरे को ए इज इक्वल टू 0 करके लाना पड़ेगा, कि मास 0 नहीं हो सकता है। हाँ वो भी ठीक है, वो तूने नोट्स वैसा दिया हुआ वैसा कर रही है, वो भी ठीक है, ठीक है चलेगा इस। हाँ सर ये वो उतना स्टेटमेंट, मैं तो स्टेटमेंट लिखा भी नहीं होगा ये वाला, इसका बस ये लिख देना, दिस मीन्स दैट जो ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी थी वही फाइनली वेलोसिटी रहने वाली है, उसमें कोई स्टेट में चेंज नहीं रहेगा। उसमें मैंने ये भी आगे लिखा है कि मतलब अगर पहले रुका हुआ तो आगे भी रुका हुआ है, ठीक है। रुद्र आई कैन नॉट सी यू and I can see that the camera is on and I can see that you have an AC at your house, but I cannot see you. Just give me 1 minute guys, okay? I'm getting an important call. अब देखो गाइस, अपन लोग आ रहे हैं हमारे थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ हमें क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपलेस्ट लॉ है ये, रटना भी इतना कोई सरदर्द नहीं है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बस इसका मतलब आप लोग समझ लो। अगर आपने कोई फोर्स लगाया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर उल्टा फोर्स लगाने वाला है। आपने अगर राइट डायरेक्शन में लगाया था तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। और जितना आपने 5 न्यूटन का लगाया था तो वो भी 5 न्यूटन का बस अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये अच्छा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मास m1 था, ये मास m2 था। इसने इसके ऊपर f1 अगर लगाया है तो ये इसके ऊपर f2 जो लगा रहा है, तो f1 और f2 वैसे इक्वल रहेंगे, बट ये इक्वल न्यूमेरिकली है, डायरेक्शन में अपोजिट, इसलिए मुझे नेगेटिव साइन लगानी पड़ेगी। समझा? मेरा फोर्स लगाना बन जाएगा एक्शन, दीवार जो मुझे उल्टा फोर्स लगाएगी वो बन जाएगा रिएक्शन। बट सर हम जब दीवार को फोर्स लगा रहे हैं, दीवार नहीं हिल रही, समझ में आ रहा, मैं बहुत ताकत से फोर्स लगा रहा हूं, दीवार नहीं हिल रही, दीवार का मास बहुत ज्यादा है, तो उतना ही फोर्स तो दीवार मुझ पे लगा रही थी, तो मैं क्यों नहीं हिल रहा हूं, मैं तो बहुत ताकत लगा रहा हूं। बेटा आपके बीच में ना वो पैरों का क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। तो अगर महसूस करना है आप लोगों को वो फोर्स, तो आप नीचे स्केट्स पहन लो, एक काम करो, फिर जब आप फोर्स लगाओगे तब आप पीछे, आपके पैर अपने आप पीछे स्लाइड होने वाले हैं। ये आप लोग खुद इमेजिन भी कर सकते होते हुए, समझा ये चीज। तब एक्शन क्या रहेगा, वही दीवार को फोर्स देना, रिएक्शन क्या रहेगा, मेरा पीछे जाना। अब देखो एक सेकंड, घर जाओ, कल आधी घंटा जल्दी आना, कल नहीं, अच्छा कल तो हाँ, कल आधी घंटा जल्दी आना। अब देखो बच्चा लोग, अगर मान लो ये मैं हूं, ये वॉल है, ठीक है, मेरा मास कुछ भी मान लो 100 kg होगा अभी के लिए। वॉल मतलब पूरा बिल्डिंग हो गया भाई लोग, इतना केजी हो रहा है। मान लो मैं फोर्स लगा रहा हूं 100 न्यूटन का, तो दीवार भी मेरे पे 100 न्यूटन का ही फोर्स लगा रही होगी। तो अब देखो मेरा मास, ये मेरे पे लग रहा भी फोर्स, मेरे पे ये वाला फोर्स लग रहा है, बट वो इतना ही हो रहा है, तो उस कारण से मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। ये भाई का एक्सेलरेशन देख लो, 100 बाई ये इतने सारे जीरोज वाला, 1 1 2 1 2 1 2 1 2, बहुत ही 0.1 2 3 4 5 6 1 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। डेड नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन हो रहा है। तो जिसका मास ज्यादा रहता है
उसका एक्सेलरेशन कम रहता है, ये ध्यान रखना। अगर मास ज़्यादा रहेगा तो एक्सेलरेशन कम रहने वाला है। यहाँ तक कि ठीक है आप लोगों का, मेरा एक पार्टनर रह गया सॉरी इस सेकेंड लॉ का, बट वो चलो आखिरी में देख लेते हैं। यहाँ पे किसी को इशू है तो अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में जो आज ही शुरू हो जाएगा, वो याद है अपन जो एप्पल को अर्थ खींच रहा है, ठीक है, तो अर्थ को भी तो एप्पल खींच रहा है ना, अर्थ अगर एप्पल को खींच रहा है तो एप्पल अर्थ को खींच रहा है, बट एप्पल हमें गिरता हुआ दिखता है, बट अर्थ एप्पल की तरफ जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्यों? तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन बहुत कम है। एप्पल का उस सामने मास बहुत कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें देख रहे हैं, फाइन। और एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़, मुझे कोई बैलेंस फोर्स के बारे में बताया। बैलेंस फोर्स क्या होता था? जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग जाते थे, ठीक है। तो ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स मेरा 0 होता था। अब जब मैं दीवार को 10 न्यूटन से फोर्स दे रहा हूं तो दीवार मुझे कितने न्यूटन से फोर्स दे रही है? 10। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, तो वो भी तो बैलेंस फोर्स वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या नहीं? हाँ। क्या इशू है सानवी? हाँ, क्योंकि उसका मास कम है बेटा, तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसलिए वो हिल रहा है। जब तेरा मास कम है, एक्सेलरेशन, फॉर एग्जांपल तू ब्रिक्स छोड़ दे, ठीक है। एक इमेजिन कर एक ट्रॉली है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा सामान है, ऐसे बिल्कुल हल्की सी ट्रॉली, और तूने स्केट्स पहनी हुई है। तूने ट्रॉली को जम के धक्का मारी हाथ से, यानी पकड़ के लेके जाए तो जम के धक्का मारी, ट्रॉली आगे गई होगी, तेरे साथ क्या होगा? तू पीछे जा रही है ना बेटा, उसने तेरे पे फोर्स लगाया था, तूने भी स्केट्स पहने, फ्रिक्शन फोर्स नहीं हो रहा है, मैं ऐसा इमेजिन कर, इसलिए तू पीछे जा पाई थी। बट बच्चे समय क्या होता है, तूने जम के जब ट्रॉली को धक्का दी होगी, उतने ही जम के ट्रॉली ने तेरे को धक्का दी गई, बट फ्रिक्शन था इसलिए कुछ नहीं हुआ। कई बार वही अगर हमारे स्लिपरी फोर्स रहा और तू धक्का देगी तो फिसल जाएगी, गिर जाएगी मुंह के बल, समझे ये चीज़? फ्रिक्शन यहाँ पर रोल करता, प्ले करता। मेरा वो क्वेश्चन नहीं चल रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि सर एवरी फोर्स इज इक्वल एंड एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो भी ये बैलेंस फोर्स क्यों नहीं बनता है हमेशा? तो क्योंकि मैं जो फोर्स दे रहा हूँ एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही वैल्यू का फोर्स आ रहा है, तो ये दोनों की तरफ बैलेंस फोर्स क्यों नहीं होते और फिर कैंसिल आउट क्यों नहीं हो जाते हैं? नहीं, मास का कोई मतलब ही नहीं है उसमें। ऋत्विक, तू हाथ उठाया हुआ था या फिर भगवान की तरफ देख रहा था, क्या करना समझाएगा? नहीं, ऐसा करके शक्तिमान शक्तिमान खेला तो कर क्या रहा था? मेरा क्वेश्चन ये है, देख एक समझा, सिंपल सा, ये ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मास हो, 1 ग्राम हो या 100 करोड़ कीजिए हो, मैं यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा हूँ, तू यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज नहीं होने वाला है। बट यहाँ पे मान ले हीर खड़ी थी, मैंने हीर को धक्का मारा 10 न्यूटन से, अपने आप वो धक्का दे भी नहीं पर अपने आप मुझे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा। पहले हीर रुकी हुई थी, अब तो हीर जाके आगे भागने लग गई एकदम धक्के के कारण, तो उसमें स्टेट क्यों चेंज हो गया? क्या रुद्र? करेक्ट। अब सुनो, सॉरी रौनक, देखो बेटा, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स का कंसेप्ट तभी आता है जब आप सेम ऑब्जेक्ट की बात करो। यहां पे देखो, मैं और वंशदीप सेम ऑब्जेक्ट पे दे रहे थे इसलिए वो कैंसिल आउट हो रहा था, पर जब मैं और हीर थे, मेरा फोर्स हीर को लग रहा था और हीर का फोर्स मेरे को लग रहा था, ये ना ऐसा अलग अलग चल रहा था ना, इस मेरे पे ऐसा फोर्स आता, इस पे ऐसा फोर्स लग रहा था, हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है इसलिए कैंसिल आउट नहीं होगा। वरना कल तो क्या बोलोगे, वंशदीप यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन दे रहा है, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 10 न्यूटन दे रहा हूँ, सब बैलेंस हो गया, ये भी नहीं हिलेगा ये भी नहीं हिलेगा। अब ऐसा थोड़ी होने वाला है, जब सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तभी बैलेंस और अनबैलेंस की बात होती है। समझे चीज़ें क्या हुई है? ठीक है, अब गाइस कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा रहा हूं मैं। बंदा स्केट्स पहना हुआ है, दीवार को पुश करता है, दीवार तो हिलती नहीं है, बंदा पीछे चल जाता है। क्यों? एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, प्लस साथ में जिसका मास ज़्यादा होता है उसका एक्सेलरेशन कम होता है, क्योंकि वॉल का मास बहुत ज़्यादा है, एक्सेलरेशन कम है, बंदे का मास कम है तो एक्सेलरेशन उसका से ज़्यादा है। यही मान लो अगर उसने स्पाइक्स वाले जूते पहने हुए हैं और ज़मीन में गाड़ के रखा है अपने आप को, तो उसका फ्रिक्शन बढ़ चुका है,
इस कारण से वो पीछे नहीं जाता है। तो तुम लोगों ने अभी रस्सी खींच वगैरह जो कहते हैं उसको इंग्लिश में, हाँ ये टग ऑफ वॉर खेला होगा। पहली चीज एटलीस्ट जब हम लोग खेलते थे, देखिए हम लोग जिम में खेलते थे, चीज हमारे को अखाड़ा जैसा वो बनाया हुआ था एक उसमें, तो उसमें सबसे पहली चीज जो सबसे आगे बंदा होता था वो क्या करता था, वो जमीन में थोड़ा ना पैर घस के यहाँ पे जगह बना लेता था। क्यों? फिसल ना जाऊं मैं खींच तो रहा हूं, खींचते खींचते पीछे पीठ के बल ना गिर जाऊं, या मैं वो खींचा गिर ना जाऊं, फिसल ना जाऊं। जितने फोर्स से मैं खींच रहा हूं रोप को, उतने ही फोर्स से रोप मुझे खींच रही है, बट जिससे मैं फिसल ना जाऊं उसके लिए करता हूं मैं। इसी कारण से बेटा आप लोग ना स्लिपरी जो रोड्स होते हैं उस पर फिसल जाते हो, फ्रिक्शन कम होता है। रोड पे कैसे चलते हो पता है आप लोगों को कभी? क्या टाइल्स पे भी है, थोड़ा भी वाटर वाटर आते हैं जो भी रहा। आप लोग चलते कैसे पता है आप लोगों को? आप अर्थ को पीछे धक्का देते हो, इसलिए अर्थ आपको आगे धक्का देती है। अर्थ ऑब्वियसली उसका मास बहुत ज्यादा है, तो वो इतना चिद्दी बरी का भी नहीं हिलती है, और आप धमाधम हिलना शुरू करते हो। इसी कारण से कभी आप लोगों ने एथलेटिक्स वगैरह में जो 100 मीटर 400 मीटर जो भी रहती है उसमें ऑन योर मार्क गेट सेट वगैरह वाले केस में जो पैर रखते हैं वो देखा है आप लोगों ने 45 डिग्री वगैरह, 45 डिग्री जो भी इस पर रहता है, वो अगेन उसी लिए रहता है कि आपको एक पिकअप अच्छा मिले, आप उसको पुश करो ढंग से और वो आपको अच्छे से आगे पुश कर पाए। एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई थी, वो मुझे प्रोनाउंस करना था, अश्वन बोल्ट जो भी बंदे का नाम था, उसेन बोल्ट, यस करेक्ट। तो उसके ना एक डॉक्यूमेंट्री है, हाउ वाज ही एबल टू रन सो क्विकली। तो उसके बॉडी पोस्चर, एरोडायनामिक्स सब कुछ है, और साथ ही साथ में ये भी दिया हुआ है कि जिस पोस्चर में था और उसने जब धक्का दिया जमीन को पीछे, यानी जमीन को पीछे नहीं दिया था एक्चुअल में उसने, वो ऐसा था तो उसने ऐसा धक्का दिया तो उसने उसको आगे इस डायरेक्शन में उतना धक्का दे पाई। समझा ये चीज आप लोगों को? पक्का? नेक्स्ट यही एग्जैक्ट कंसेप्ट स्विमिंग के समय करते हो, आप पानी को पीछे धक्का दो, पानी आपको आगे धक्का देता है। बैक स्ट्रोक के समय पानी को आगे धक्का देते हो, पानी आपको पीछे धक्का देता है। बोटिंग के समय भी वही, आपका पेडल्स, आप पानी को पीछे धक्का दो, पानी आपको आगे धक्का देने वाला है। राधा जब बोट से उतरते भी रहते हो तो आप बोट को पहले पीछे धक्का देते हो, तभी तो आप बोट आपको आगे धक्का देती है, आप उतर पाते हो। समझा ये चीजें क्या हो रही है? पक्का? अब देखो ये चीज, अपन लोगों ने ये देख लिया है, ये देख लिया है, ये देख लिया है, ये देख लिया है, हाँ ये और 8 वाला देख लिया है। एक और समझो, आप लोगों ने कभी अगर मान लो गन को शूट किया, अगर थोड़ी भारी गन वगैरह है तो ऐसे पीछे आती है वो गन, भारी है ना कोई भी गन वगैरह तो पीछे से आती है, आपको रियलाइज हो जाता है, उसे बोलते हैं रिकॉइल। ठीक है, वो क्यों होता है बेटा? मैं वो लेजर टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके अंदर से एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट जब निकलता है, वो क्यों होता है? अगेन आपने बुलेट को आगे धक्का दिया तो बुलेट गन को पीछे धक्का दिया, पर जितने स्पीड से गन बुलेट आगे गई उतने स्पीड से बुलेट गन भी पीछे अगर आ जाती तो भाई आप भी मर जाते ना भाई। कोई गेम हुआ गए, आप सामने लोग गोली मारने के लिए चलाए गोली, जितने जम के वो आगे गए उतने जम के पीछे गन आ गई। नहीं, बुलेट का मास कम है इसलिए उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और अपने भाई का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम है। ठीक है, ये चीज़ भी श्योर यहाँ तक है। एग्जैक्ट सेम जब आप लोग दिवाली का रॉकेट जलाते हो उसमें क्या हो जाता है बेटा? उसके अंदर बारूद रहता है, आपने आग लगाया, बारूद में रिएक्शन होता है, धप 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 धुआं छोड़ता है, वो बहुत स्पीड से धुआं छोड़ता है, बहुत फोर्स से बाहर निकलता है। तो जितने फोर्स से वो बाहर निकल उतने फोर्स से धुआं रॉकेट को धक्का मारता है ऊपर, तो उस कारण से ऊपर जाना शुरू हो जाता है वो। समझा ये चीज़ आप लोगों को? ये जो आप लोग रॉकेट दिवाली का रॉकेट जाता है एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट के ऊपर ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग रॉकेट सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं उस पर करता है। उसके बाद में वो लोग कुछ कुछ पीस जो छोड़ते रहते हैं, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए करते हैं, वो अपने को है नहीं, तभी उसके ऊपर नहीं जा रहे था, बट वो कंसेप्ट नहीं था इतना ज़्यादा नहीं कि क्यों रॉकेट प्रोपल्शन में छोटा छोटा करके गिरना शुरू होता है। तो उतने डेप्थ में नहीं जा रहा है, 11th में आओगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, गलती तक साइंस लिए तो। ठीक है, ये हो गया एक और 9th वाला भी। नेक्स्ट बच्चा लोग फायरमैन जो रहते हैं, ठीक है ना, ये वो लोग जो होस पकड़ते हैं, होस मतलब जैसे पानी निकल रहे हैं। बेटा आप लोग कभी नोटिस करोगे ना, ऐसे कैजुअली पकड़े तुम नहीं मार रहे हो लोग, बेटा वो इतने फोर्स से निकलता है कि वो इंसान पीछे गिरना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट इंडियन फायरमैन को मैंने इतना देखा नहीं है ऐसे मूवीज के इसमें था। आप लोग कोई भी यूएस वगैरह जहाँ पे कंट्रीज बहुत डेवलप्ड है वहाँ के फायरमैन वगैरह को देखोगे, उनकी बॉडी देखना कभी, उनका मसल्स वगैरह, वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग होती है
क्यों? इट इज मोर इंपॉर्टेंट जॉब देन अ डॉक्टर वहां पे, जिसमें फिजिकल वर्कआउट इतना लगता है, फट से जाना पड़ता है, फट से आना पड़ता है, उन लोगों को क्लाइंब करना पड़ जाता है कई बार सीढ़ियां, क्योंकि आग लगी है भाई, कौन लेगा ये। और वहाँ पे 3-4 फ्लोर की तो होती नहीं है बिल्डिंग, वहाँ पे रहती है 50-50 फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है, और अगर ऊपर ऐसे जाना पड़ा सीढ़ियों से, और नहीं भी तो वो उनकी जो एक लैडर बनाते हैं वो लोग, उस पर फटफट क्लाइंब करना पड़ता है, उसलिए उनको तो अपनी हेल्थ अच्छी रखनी पड़ती है। साथ ही साथ में ये लोग जो होस्ट पकड़ते हैं, अब यार मेरे जैसा नॉर्मल इंसान जैसे ताकत नहीं है जिसमें, नहीं है, वो पकड़ेगा तो मैं खुद पीछे पुशबैक हो जाऊंगा बच्चा उससे, तो मैं तो क्या सही एंगल पे पानी मार पाऊंगा। मैंने पड़ा जहाँ पानी मारा था उसको छोड़ो देश में मार दिया, कोई मतलब ही नहीं है मेरे को मारना उसे, समझा ये चीज़। तो क्योंकि एग्जैक्ट वहाँ पे बहुत फोर्स से पानी आगे जा रहा है, उसका मास भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा, सोचो कितना फोर्स होता होगा। मेरा मास कम, मालूम पड़ा और जम के एक्सेलरेशन में पीछे चले गया, समझे ये चीज़। अब देखो कुछ जैसे आप लोगों को जो अच्छे वाले हैं, सॉरी सेकेंड वाला फालतू का है, मान लो 2 लोग स्केटिंग करते हैं, मान लो दोनों आए स्केट पे आके टकराए, हेड ऑन कोलिजन हुआ, तो क्या होगा, दो के दोनों वापस पीछे उल्टे डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे ने फोर्स लगाया आपके ऊपर, तब पीछे रहो। बट यही इमेजिन करो मैं और एक सूमो फाइटर जाके स्केट्स पे आके टकराए अगर, तो कौन ज़्यादा पीछे जाएगा, वो या मैं। फोर्स इक्वल लगा है बट मेरा मास कम है, इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है, उसका मास कुछ ज़्यादा ही है तो एक्सेलरेशन कंपेरेटिवली कम रहता है। अब एक ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, अब देखो एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, आई थिंक आप लोगों को इसकी एक्टिविटी वगैरह भी स्कूल वालों ने दिखाई है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग बैलेंस की, ये मान लो ये सब स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस को इससे अटैच करने वाला हूँ मैं, ठीक है। अभी तो कुछ रीडिंग नहीं, मैं खींच नहीं रहा हूँ, पर जब मैंने स्प्रिंग बैलेंस को खींचा तो अगर यहाँ पे 10 फोर्स दिख रहा है तो यहाँ पे भी 10 दिखेगा। ऐसा क्यों, अगर ये इसको 10 से खींच रहा है तो ये भी इसको 10 से ही खींच रहा होगा, ये भी ठीक है। तो देखो आपने सेकेंड भी देख लिया, थर्ड भी देख लिया है, 7th भी देख लिया है, 9th भी देख लिया है, 11th भी देख लिया। अब एक 10th ना बेवजह का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि सर एक घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, तो मान लो घोड़ा गाड़ी, हाँ ठीक है मान लो, ठीक है, ये उसका घोड़ा है और ये उसके पीछे अटैच गाड़ी है, फाइन। अब अगर ये मेरा घोड़ा इसको आगे खींच रहा है तो कार्ड भी तो उसको पीछे खींच रहा होगा, तो फिर मेरा घोड़ा आगे कैसे बढ़ रहा है, अरे यार तुम लोगों को पीछे कोई खींच रहा है अगर तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो। तो इसमें हम लोग क्या भूल जाते हैं पता है कि आप लोगों को, कि हम ज़मीन को पीछे पुश कर रहे हैं तो ज़मीन भी हमें आगे पुश कर रही होगी। बट अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, प्लीज़ समझ लो। आप अगर मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो ये आपके ऊपर, आप यहाँ पे अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे तो ये 10 न्यूटन फोर्स लगा के आपको खींच ले रहा है, तो वो उस समय आप रुक चुके हो, बट वही 10 न्यूटन फोर्स आपने ज़मीन पे भी लगाया था और उससे आप 10 न्यूटन फोर्स से आगे बढ़ रहे हो, तो इस कारण से ओवरऑल आप आगे बढ़ना शुरू कर पाते हो। कुछ नहीं लिखना है इसमें, आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है कि हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं इट इज़ बिकॉज वी आर पुशिंग द फ्लोर या फिर जो भी ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, and by third law of motion, Newton's third law of motion, every action is equal and opposite reaction, the floor या ground is pushing us ahead with the same amount of force and hence we are able to move ahead। ये समझा आप लोगों को। यहाँ पे वैसे ये लॉ होता है खत्म, इस लॉ का कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इस लॉ का आपको डेरिवेशन नहीं है, कंजर्वेशन मोमेंटम पूरा पार्ट ही कटा हुआ है अपना, ठीक है। चलिए भी अब देखो गलती से ना बेटा मैंने ये पार्ट बताना भूल गया था आप लोगों को, उसके ये न्यूमेरिकल टाइप नहीं बोलना चाहिए, बट आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या था गाइस, मास इनटू एक्सेलरेशन था। एक्सेलरेशन का मतलब फॉर्मूला क्या जाता है, अब सुनो, अगर मेरा t डिनोमिनेटर में जो है वो बढ़ेगा तो फोर्स मेरा बढ़ेगा या घटेगा, वो घट जाएगा, क्योंकि देखो ये डिनोमिनेटर में ये चीज़ कहीं और के न्यूमरेटर में, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी मतलब a इज इक्वल टू कुछ 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 अपॉन b है, तो अगर b बढ़ेगा तो a घटेगा और a घटेगा तो b बढ़ जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो भी क्यों होता है मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, अगर एक्सेलरेशन घटेगा तो फोर्स भी घट जाएगा। इसी का उल्टा, अगर टाइम पीरियड घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा,
अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो फोर्स भी मेरा बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक ये क्या देख लिया इसके अंदर, हमने देख लिया है कि फोर्स और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर कोई चीज़, कोई एक्शन करने में मैं टाइम कम लगा रहा हूँ या कोई फोर्स लगाने में टाइम कम लगा रहा हूँ तो फोर्स ज़्यादा लगने वाला है, और वही उल्टा करूँगा तो फोर्स कम लगने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे हम लोग क्रिकेट में जब कैच पकड़ते हैं तो हम बॉल कैच करके नीचे खींचते हैं, या हम लोग करते क्या है, नीचे क्यों खींचते हैं, ज़मीन पर जाके स्टाइल मारने के लिए नहीं। क्या होता है, कुछ बॉल जो आ रहा है, मान लो वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से था, वो मेरे हाथ में आया और हाथ में आते ही रुक गया। 10 से 0 बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हुआ है वो, ठीक है। एक बार देख लो, 10 था उसका इनिशियली वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है। देखो बॉल की 10 से एकदम से 0 हुई है इन 0.001 सेकेंड, मान लो इतनी जल्दी हो गई उसकी कैच के लिए। नहीं ना सर, मैंने शॉट मारा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा आता है, ये इतना सब कुछ 0.01 सेकेंड में थोड़ी होता है। मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कब की बात कर रहा हूँ, जस्ट बॉल हाथ में आने के पहले वाले मोमेंट से हाथ में जब आके रुक गया वाला, ठीक है। तो इसका अपन लोग, और मास मान लो अभी के लिए 1 kg है, मैं इजी कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ। तो मेरा फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह 0 - 10 अपॉन 0.001, मतलब -10 अपॉन 0.001, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 10,000, मतलब 10,000 न्यूटन से मेरे हाथ पे चोट पहुंचे। बहुत होता है, मैं डेटा अपसर्ड लिया है मैंने, बट आपको जब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यही चीज़ मान लो मैंने हाथ में लाया है बॉल को, कैच पूरा कर चुका हूँ मैं, पर उसको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हमको प्यार प्यार से पकड़ो नीचे, ध्यान दे, वाह वाह वाह, वैसा नहीं, पकड़ के जो इंस्टेंटेनियसली नीचे लाया हूँ मैंने, तो वो चीज़ करने में अप्रोक्सीमेटली मैं 1 सेकेंड का टाइम लगा रहा होगा ऊपर से नीचे तक खींचने के। 1 सेकेंड भी मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, मे बी आधा सेकेंड, ठीक है ना। तो अब ये देखो, अब वो वाले सिचुएशन में क्या होने वाला है, मास मेरा 1 kg था, इनिशियली वेलोसिटी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनली 0 है, बस टाइम मेरा अब अप्रोक्सीमेटली 1 सेकेंड हो चुका है। तब देखो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, v - u अपॉन टी, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, और फोर्स देखो मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब -10 न्यूटन हो रहा है। 10,000 से लेके बस 10 न्यूटन। हाँ वो ठीक है, माइनस को छोड़ो, वो डायरेक्शन बता रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कितना कम फोर्स कंपेरेटिव लग रहा है सिर्फ मेरे वो हाथ को ड्रैग करने पे नीचे। तो इससे हमने क्या किया, हमने टाइम पीरियड बढ़ाया। जैसे ही हम लोगों ने टाइम पीरियड बढ़ाया तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्सेलरेशन घट गया। एक्सेलरेशन घट गया तो फोर्स भी घट गया। समझाई थी आप लोगों को। एग्जैक्ट सेम कारण से ही जब हम लोग लॉन्ग जंप वगैरह करते हैं तो वी लैंड ऑन सैंड वाला बेड। अगर हम सैंड पे नहीं और सीमेंट पे कूदेंगे तो हम एकदम से 0 पे हो जाएंगे, एंड वो आपके नी को जर्क्स दे सकता है, आपको लिगामेंट टेयर वगैरह हो सकता है, सेम रीजन से। इसी का उल्टा कराटे वाले क्या करते हैं बेटा, वो फट से मारते हैं, वो अपना टाइम पीरियड कम रखते हैं जिससे एक्सेलरेशन ज़्यादा रहे और फोर्स उसका आंसर ज़्यादा रहे। समझा, ये चीज़ समझ में आ रही है आप लोगों को क्या चल रहा है, लक्ष्य जान दे बेटा। तो यही चीज़ है, एक सॉरी एक सेकंड पहले, अरे यार, यही मैंने ना कुछ एग्जांपल्स यहाँ, हाँ सीट बेल्ट वाला भी देख लो। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा कभी, सीट बेल्ट जो आप पहनते हो, अब झटके से खींचते भी हो, वो थोड़ा सा आपको आगे पीछे होने का मूवमेंट का स्कोप देता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बिल्कुल टाइटली बांध के रखा हुआ है कैस्केट जैसे, इसमें नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों रहता है, अगर देखो आपको टाइम 0 पीरियड लाना है, टाइम से वेलोसिटी फाइनल 0 लाना है, टाइम पीरियड बहुत कम रहा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो सीट बेल्ट का ही फोर्स मेरी छाती पे लगेगा। इट्स प्रीटी पॉसिबल कि मेरी स्किन फट जाए या मेरा जो हड्डी वगैरह अंदर की रप्चर हो जाए। तो उसके लिए वो आप लोगों को कंपेरेटिवली कम फोर्स लगे, उसके लिए आपको थोड़ा स्कोप देता है वो। बट इतना भी स्कोप नहीं देता जाके सर टकरा जाए, नहीं उतना आगे नहीं जाने दे रहा आप लोग, बट थोड़ा आगे जाने दे रहा है कि आपका सर ना टकराए। अगर वो बलून क्या बोलते हैं, एयर बैग नहीं भी खुल रहा है अगर, तो भी आप बच सकते हो, ठीक है। बट स्टिल आफ्टर मेनी एक्सीडेंट्स जिसमें एयर बैग खुला भी हो और सीट बेल्ट पहना भी, उसके बाद में भी लोगों की छाती में फ्रैक्चर्स होते हैं या दुखता है अच्छा खासा। फॉर एग्जाम्पल भी ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ क्रिकेटर रेस में का, ही वॉज वेयरिंग अ सीट बेल्ट। फर्स्ट टेस्ट उसका चेस्ट का करवाया गया था, पैर से उसका डूब गए थे वैसे ही, उसमें वो उसमें जान नहीं थी उसका टेस्ट करवा सके वाला। बर्न्स वगैरह जो हुआ था आग लगने के कारण वो तो ठीक है, चेस्ट का टेस्ट उसका करवाया गया, सेम रीज़न।
जब आप सीट बेल्ट को एकदम फोर्स से इतना आगे वो करते हो, ठीक है, तो भी इतना फोर्स रहता है कि आपकी छाती में चोट पहुंच सकती है आपको अच्छी खासी, ठीक है। कोई कुछ पूछ रहा था सपोज सर, हाँ यस। इसका मतलब ये है कि बॉल ने तेरे तरफ फोर्स लगाया है, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव माना हुआ था उसका, ठीक है ना, इसका आंसर हो रहा है। कोई इशू है इसके अंदर? पक्का? यहाँ पे बच्चा लोग अपना ये चैप्टर का थ्योरी भी खत्म हो रहा है, न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा थे ही नहीं, वो भी खत्म हो रहा है। बस एक ना एनसीईआरटी में एक रैंडम सा न्यूमेरिकल का ग्राफ बना हुआ था, कोई इतना इशू नहीं है उस चीज़ का भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना हुआ है उसके अंदर, कुछ ऐसा है मान लो, ये उसने क्लियरली बता रहा हूँ मिनट्स में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है मान लो, ठीक है, ये 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये 1 मिनट बोला है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बोल रहा है उसका मास है 1 kg। तो बताओ उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा। पहले देखो, पहले ऐसा यूनिट पर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सर ये तो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 60। अब बेटा मेरे को एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, याद है आप लोगों को? 0,5 और ये जाएगा 60,0, वाई स्क्वायर नहीं, स्लोप था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो उस तरह 0 माइनस 5 अपॉन 60 माइनस 0, मतलब माइनस 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है एक्सेलरेशन, दैट इनटू मास विल गिव मी फोर्स, ठीक है, ये समझा आप लोगों को। अब अपन लोग नया चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर सिंपल चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सेकेंड चैप्टर से ही यूज़ करनी पड़ती है। तो पहले आज अपन लोग सिर्फ फर्स्ट लॉ, जो उसका फर्स्ट नहीं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वहीं तक करने वाले हैं। बट वो स्टार्ट करने के पहले आप इमेजिन करो आपके हाथ में एक रस्सी है और रस्सी के एंड पॉइंट पर पत्थर है, आप वो रस्सी को गोल गोल घुमा रहे हो, तो पत्थर गोल गोल घूम रहा है, सेम स्पीड से घूम रहा है, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हो रहा है, मतलब स्पीड सेम है, बट क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहने वाली है क्या? नहीं। क्यों नहीं रहेगी? हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ जा रहा है। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है मतलब एक कैसा मोशन हो गया है? एक्सेलरेटिंग मोशन हो गया है। अगर ये एक्सेलरेटिंग मोशन है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहां पर रहता है? जिस डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होता है वही, तो ये फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर रहता है, ठीक है। सर अगर डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है तो ये पत्थर ने तो आके मेरे सर के ऊपर गिरना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो इसका ना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियली जो कि परपेंडिकुलर रहता है, तो याद करो सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन में फोर्स लगाओ तो वेलोसिटी बढ़ती है, अपोजिट में लगाओ तो वेलोसिटी घटती है, बट परपेंडिकुलरली लगाओ तो गोल 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 घूमता है, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, समझे चीज़? यही अगर मान लो ये चीज़ कैसे प्रूफ होगा, एकदम से अगर आप रस्सी टूट गई आप लोगों की, तो ये पत्थर भाई सबसे सीधा 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 निकल जाएगा, समझे चीज़ क्या हुआ है? कोई इशू इस चीज़ में? एग्जैक्टली यही रीज़न है जिस कारण से जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह जो है ना वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं और जाके सन के अंदर नहीं ढस गए, या मून प्लैनेट्स के अराउंड जो है अपने अर्थ के अराउंड जो अपना घूम रहा है, या सैटेलाइट्स जो हमारे घूम पाते हैं, समझा ये चीज़? हाँ तो वो इलेक्ट्रॉन्स वाला जो था वो दूसरा है, उसके ऊपर वो मत सोच तू, यहाँ पे तो कंटिन्यूसली फोर्स लगाई जा रही है, वैसा मान के चल। वो ग्रेविटी वगैरह वाले इसका वो मत ले, वो उतने पार्ट के लिए उसे छोड़ दे, वैसे वो कंसेप्ट ही पूरे गलत है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। वैसे अपन वो नील बोर को बहुत गाली देता ना, बहुत बोर सी थ्योरी बनाई वो 2n² वगैरह वाली, इट वॉज बिकॉज ऑफ बोर। जो आप लोग न्यूक्लियर एनर्जी सुनी है, रेडियो एक्टिविटी सुनी है आप लोगों ने, ये सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बोर ने दिया था वैसे, ठीक है ना, तो इन्हें मेरे को भी नहीं पता था, मैं अभी वो पढ़ रहा था कुछ तो उसमें मुझे समझा, तो नेवर माइंड। यहाँ तक किसी को कोई इशूज़ है? पक्का? तो ये चीज़ हमारे नोट्स में दी हुई है, एक बार छोटा सा पहले वो पार्ट हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ पहले सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िएगा, कुछ भी डाउट तो पूछ लीजिएगा बेटा, तो कोई मतलब ही नहीं आएगा।
समझे क्या हुआ है? सही, हाँ एग्जैक्टली। देख वो ना एक एस्केप वेलोसिटी करके एक चीज़ होती है बच्चा, एस्केप वेलोसिटी। तो उसमें एक्चुअल में क्या आता है ना, तू कौन सा वाला पार्ट पूछ रही है मिशन मंगल वाली मूवी का? वो एक्सप्लेन करते रहते अपने बेटे को, वो वाला ही पार्ट बोल रहा तू। तो देख वो क्या एक्सप्लेन कर रही थी कि पहले हम थोड़ा गोल गोल घुमाते उसको, ठीक है? अगर अब तो सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रही है, परपेंडिकुलर, तो गोल गोल जिंदगी वहाँ पे घूमते रहेगा, पर मेरे को वहाँ थोड़ी घुमाना है, मेरे को वहाँ मार सकना है। फिर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया बाय ये कैसा नहीं थर्स्ट निकलते, अरे फ्यूल से, हाँ फ्यूल जला तो एकदम पीछे फोर्स लगा तो मेरी वेलोसिटी बढ़ी, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ गया तो मेरा रेडियस और बढ़ गया, मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। ऐसे कब तक ये करना पड़ेगा? जब तक कि मैं अर्थ की ग्रेविटी जहाँ तक के है उसके बाहर नहीं पहुँचा था। जैसे ही मैं बाहर पहुँच गया, अब मेरी जो वेलोसिटी है मान ले 100 मीटर पर सेकंड की है, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लगा तो मैं हमेशा 100 मीटर पर सेकंड स्पीड तक वही वेलोसिटी पकड़ के चलूंगा। तो ये वेलोसिटी फ्री फंड की मिली हुई है, यानी ये डिस्टेंस में फ्री फंड का ट्रैवल कर रहा हूँ। कोई मेरी फ्यूल, पेट्रोल, जो भी डीजल, कोल, कायला कुछ भी जो डाल रहा है कुछ यूज़ नहीं हो रहा है। पर जब मैं मार्स के उसमें आता था, अब क्या है मैं उसी की तरफ जाता और भाई मेरे को ही खींच रहा है, और तो मेरी और वेलोसिटी बढ़ने वाली है। तो उनको इशू ये नहीं था अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बाहर निकालने का, उनको इशू ये था, वो तो इजीली सब निकाल लेंगे, पूरा मोहल्ले वाले निकाल लेंगे, तू नहीं निकालेगी, निकाल दे कोई। बट जब वो मार्स के पास जा रहा है वहां पे प्रॉपरली उसके ऑर्बिट में सेटल हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि जाके क्रैश हो जाए अंदर, तो वो इशू था। तो उसके लिए तो कोई याद है क्या, उन लोगों ने न्यूज़ चैनल वाले ऐसे वो बता रहे थे, एक्सप्लेन करते थे लेमैन में, कि अगर मान लो आपकी कार चल रही है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ब्रेक फेल हो जाए तो आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में करके आप एक्सेलरेट करते आना, ठीक है? तो वैसे तू जा रही है राइट में 100 मीटर के पर सेकंड से, तूने अपनी गाड़ी कैसे तो भी घुमा ली और तू एक्सेलरेट कर रही है, तो अभी भी तेरी वैसे गाड़ी पीछे जानी चाहिए थी, ठीक है? बट अब तू आगे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए जा रही है, एक्सेलरेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, इसलिए स्पीड कम होती जाएगी। तो वो मिशन मंगल में भी वही बोल रहे थे कि हम जैसे ही उसके अंदर घुसेंगे हम हमारा पलटा लेंगे गाड़ी को, यानी वो अपने रॉकेट को, और फिर फ्यूल हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारी स्पीड कंट्रोल मैच हो जाए। उसमें दूसरा इशू जो था बेटा, वो लोगों को क्या था, फ्यूल का इशू था, ठीक है? फ्यूल कम था एक बार तो वो फ्यूल उन लोगों का तो भी फायदा कब हो गया, वो एक बार मीटरॉइड हिट हुए थे, यानी मूवी में है, पता नहीं वो रियल लाइफ में ऐसा हुआ था नहीं हुआ था भाई, ये सब मेरे को नहीं आइडिया, ठीक है? तो मीटरॉइड ने उसको धक्का दे दिया वही डायरेक्शन में, तो वो उस कारण से उसकी स्पीड बढ़ गई वापस से जितनी चाहिए थी, तो हम लोग टाइम पे पहुंच पाए। अगर अपन टाइम पे या टाइम के पहले, मुझे ध्यान नहीं वो क्या था उसके अंदर, वो हुआ। और दूसरा एक और क्या हो गया था उसके अंदर इशू, करके एक पॉइंट था, तू अब सोलार पे वर्क कर रही है उसमें, ठीक है? एक पॉइंट था जहाँ पे वो सन और जो तेरा सैटेलाइट उसके बीच में मार्स रहने वाला था, तो वहाँ पे तेरे को सोलार एनर्जी मिलने नहीं वाली थी, और वो मान ले 4 घंटे का टाइम है, और तेरी जो बैटरीज है वो सिर्फ 3 घंटे सपोर्ट कर सकती है उसको, कि जो तू स्टोरेज जो है तो तू वो 4 घंटे में 3 घंटे पहले यूज़ कर चुकी है। अब 1 घंटे का ही उन लोगों को डर था कि भाई यहाँ पे बम्बू ना लग जाए, अगर बम्बू नहीं लगे तो बस फिर वो जिंदगी गोल गोल घूमते रहेगा। तो वही चीज़ थी उसके अंदर, जो लकीली अब वो जैसे भी बॉलीवुड मूवी जैसा हो गया सॉल्व, तो हो गया था वो। यहाँ पे सैटेलाइट को उसने बंद करके शुरू कर दी कंप्यूटर को, अपनी कौन थी हीरोइन हो, तापसिया ने, हाँ तापसी नहीं बेटा, विद्या बालन ने कुछ नहीं की थी, हाँ तापसी पन्नू ने की थी, वो मूवी में थी मिशन मंगल में, वो पूरी चल रही थी बेटा, हाँ विद्या बालन पूरी चल रही थी, तापसी तू बेटा खा रही थी पूरी, हाँ अबे रियल लाइफ में पूरी से आइडिया आता क्या सबको, ये मूवी थी, ठीक है ना? हाँ हट कर लो बात। अब सुनो ओए, ये यहाँ तक एक आपने समझ लिया है, अब प्लीज एक बार अब आगे का देखिए। अब देखो न्यूटन ने ऐसा बोला था कि उसके ऊपर एप्पल गिरा और वो उसे रियलाइज हुआ कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। वैसे फालतू की कहानी है, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उसने कोई ऐसे बुक में नहीं लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अबे पागल सामान के कुछ तो भी है ना, रोज गिरता देखता, आज एप्पल गिर गया तो भाई वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ ऐसा है कि किसी ने एक्सप्लेनेशन के लिए ऐसी कहानी बनाई थी जो कहानी आज से चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताता आप लोगों को। ताजमहल कौन कौन सुना है ताजमहल के बारे में? हाँ, ताजमहल बनाने वालों के साथ क्या हुआ था? हाँ, हाथ काट दिए थे। ये सही नहीं है, उनके किसी के हाथ नहीं काटते। पागल है क्या कोई हाथ काट देगा? और पगले के जो लोग बना रहे हाथ कटवाने चल जाएंगे अपने। ऐसा नहीं था, वो एक मुस्लिम सेइंग है
जिसमें हाथ काट देना बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनको इतना पैसा दिया गया था कि तुम वापस से नहीं बनाओगे, तो है ना, उनको हैंडीकैप कर दिया गया था, जो आज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास कोई आके बंदा मुझे बोलेगा कि मैं आपकी ट्यूशन खरीद लेता हूँ, ठीक है, मैं आपकी ब्रांड भी खरीद हूँ एसेट अकेडमी, आपका यूट्यूब चैनल भी खरीद देता हूँ, आपके नोट्स भी खरीद देता हूँ, बट साथ में वो मुझे और पैसा इसलिए दे रहे हैं कि बट आप इसके बाद में जाके दूसरी ट्यूशन नहीं खोलोगे। क्यों? तुम एसेट अकेडमी के नाम पे आ रहे हो अभी, या मेरे नाम पे आ रहे हो? मेजरली मेरे नाम पे आ रहे हो, तुम लोग एसेट के नाम से नहीं आ रहे हो। कल मैंने बाजू में जाके खोल दिया संकेत अकेडमी, तो इसी से बैंड बच जाएगी ना फिर से। तो इसीलिए क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है। तो एग्जैक्टली वही चीज़ वहाँ पे हुई थी कि वापस से नहीं बनाओगे तुम लोग। वो हाथ नहीं काटते, कोई मेरी जबान काट देंगे क्या लोग, पता नहीं भाई, बट नहीं काटेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो ये फालतू की कहानी है, बट ठीक है। हाँ, मेरी जबान कट भी जाए तो भी वो गाल को दूंगा बेटा मैं, रोकड़े, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। अब सुनो, अब सुनो, चुप रहे पगली है जाने अभी। अब ध्यान दो गाइस, प्लीज 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 ध्यान दो। अब आगे समझो। तो ऐसा था कि उसने तब सोचना शुरू किया कि अर्थ को एप्पल नहीं, एप्पल को अर्थ खींच रहा है, ठीक है। फिर उसने सोचा कि मैंने लॉ बनाया था, एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो एप्पल भी अर्थ को खींच रहा होगा। बट हाँ, वो तो लॉजिकली से फट समझ आया, मास का इशू है इसलिए अर्थ उधर नहीं गया। फिर सोचा सिर्फ यही नहीं, रादर अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा। इनफैक्ट हर एक प्लैनेट को सन खींच रहा है, सन हर एक प्लैनेट को खींच रहा होगा। तब उसे रियलाइजेशन आना शुरू हुआ कि सिर्फ अर्थ का ही नहीं है, रादर यूनिवर्स, सुन लो वर्ड, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम पे। तो देखो ये आप लोगों को, और हाँ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, अलोंग द लाइन जॉइन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज रहेगा, ठीक है। तो एक बार ये लॉ को पढ़ो अभी आप लोग। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट which is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Direction of the force is along the line join the center of the two objects. ये लॉ के अंदर नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो कभी लॉ स्टेट करने के लिए तब इतना ही स्टेट करोगे लॉ, अगर बोला ही नीचे का भी तो कर दो, ये भी कर लो, सब लोग रट लो, ठीक है। तो वापस सुनो, क्या है बेटा, all objects in universe attract other objects and this force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them and the force is along the line joining the centers of the two bodies, ठीक है। यहाँ तक किसी को इशू है? guys you have a minute and a half to memorize it, अपने मन में कीजिएगा प्लीज। हाँ नहीं, लास्ट लाइन भी करनी है। हाँ तुम्हारे को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, अभी कर लो। And the direction of force along the line joining the centers of the two bodies. हम लोग श्योरली बिफोर 25th फिजिक्स तो कंप्लीट कर चुके होगे पूरा। हाँ तुम लोग तो दे रहे हो, डिफिकल्टी होगा वैसे तुम लोगों का जब ये रहेगी, जब मैं नहीं हूँ, इंग्लिश का क्रैश कोर्स वाला जो पीरियड है उस समय मैं रखवा दूंगा। साउंड बेटा जब ये लोग सेंटर पॉइंट वाले एग्जाम्स के लिए जाएगा ना, तब सब लोगों का होता रहेगा साउंड, तब वापस से जब आएगा सेंटर पॉइंट वाले वापस से होगा, बट तुम लोगों का अलग से अब चलेगा, तब छुट्टी नहीं दूंगा मैं। ये फट से कीजिए बेटा याद, वो 42 जैसे ही होगा वैसे ही मैं हटाऊंगा, आप लोगों को लिखना रहेगा।
चलिए गाइस, खुद से ट्राई कीजिए लिखना। हो गया अभी। अगर 1-2 दिन में आपको बताया तो आप संस्कृत की बुक मंगा देंगे। नहीं बेटा, अब नहीं हो पाएगा, वो सिंगल बुक्स नहीं दे पाएगा वो। तुम लोग की मार्केट में चार बुक्स अगर नहीं नहीं, वो अपन होलसेल में उठाते हैं इसलिए वो देता है। नहीं, अब हम पूछेंगे अगर वही बुक है जो कौन आपको सी? चाहिए तो फिर कोमला आंटी के वापस आपको देना है तो फिर हाँ वैसे अगर बल्क में रहेगा तो हाँ वो हो जाएगा फिर ऐसे इसमें। बट आई थिंक इसकी सिर्फ ओसवाल ही अवेलेबल है संस्कृत की, टुगेदर विथ नहीं अवेलेबल है। हाँ हाँ वो पर उससे कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा अपने आप ही देना। हाँ वो वैसे दे देते हैं, बट जिससे मैं उठा रहा हूँ वो पुस्तकालय, क्या नाम है उसका, लक्ष्मी पुस्तकालय, तो उसका हम बल्क में उठा रहे हैं इसलिए हमको दे रहा है वो। तुम इंडिविजुअली जाओगे तो मेरे को 10% ही देगा वो, मुझे नहीं लगता 15 दे रहा है क्या। कितने दे रहा है वो, पता नहीं यार वो मैंने, क्योंकि हमारा तो डायरेक्ट उससे उठता है तो मे बी। हाँ इधर से किसने हाँ तो हाँ ओसवाल से टुगेदर तो 20 मिल रही थी ना। हाँ ओसवाल पे 15 मिल रही थी। हाँ किसने, संस्कृत की किसने ली थी आप? आई थिंक ये किसने ली थी, शौर्य ने, और और मुझे ध्यान नहीं बचा। आई एम नॉट श्योर। रुद्र ने भी, रुद्र तुम्हें संस्कृत की भी बुक ली थी क्या बेटा? हाँ चलो अब सर IIAD अच्छा कॉलेज है? नहीं पता मेरे को। अच्छा काय का है? डिजाइनिंग नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं पता है ये तो। रौनक आंसर करो बच्चा। Every object in the universe attracts every other object with force directly proportional to their masses and inversely proportional विद फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses. प्रोडक्ट ऑफ मासेस। Product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. Direction of force along the center. डायरेक्शन ऑफ लाइन इज, वो एरो एरो नहीं करना, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द Center of the object. लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सुनो गाइस 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 गाइस। हाँ ऑल ऑब्जेक्ट्स हाँ ठीक है ठीक है। अब सुनो, इसका डेरिवेशन बहुत आसान है बेटा। सुनो, तुमको पहले ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तुमको जरूरी है सर्कुलर डायग्राम ही बना, उसका सेंटर निकालना आसान हो जाता है। इसलिए दो ऑब्जेक्ट बना लो, एक का मास कुछ m1 मान लो, दूसरे का मास m2 मान लो, या ma एंड mb मान लो। तो तुमको पहले लिखना पड़ेगा, लेट देयर बी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1 एंड m2, या ma एंड mb, या स्मॉल m एंड कैपिटल M, जो तुम जैसा लिखना चाहो। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम बी d। तो देखो पहला का था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी m1 इंटू m2 हो गया। सेकेंड है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी 1/d² हो गया। इन दोनों के कारण मिला के फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय d² हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वल टू लाऊंगा तो f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लाना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट है कैपिटल G, m1 m2 बाय d², वे कैपिटल G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लिखोगे आप लोग? वेयर कैपिटल G इज व्हाट? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। खत्म, ये हो गया है। अब ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, ये डेरिवेशन खत्म हो चुका है। बट आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जस्ट टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड, G की वैल्यू भी आप लिख देना। G की वैल्यू इसमें ही मत लिखना, अलग से लिखना। वेयर G इज 6.673 शायद से है, 6.67 ही आप लोगों के इसमें जो भी है, इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, अब इसका SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ठीक है ना, कितना हो जाता है इसका SI यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। गलती से एग्जाम में भूल गए, ऐसे पॉसिबल। G का कैपिटल यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का रहता है वो। ठीक है ना, इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है। गलती से ऐसा यूनिट भूल गए तो देख लो कैसे करना पड़ेगा। आप बोलोगे F इज G m1 m2 बाई d² था, तो F d² अपॉन m1 m2 हो रहा है G। F का ऐसा यूनिट क्या है बेटा मेरा? डिस्टेंस का मीटर था, उसका स्क्वायर हो गया तो मीटर स्क्वायर अपॉन
मास इंटू मास यानी केजी इंटू केजी, मतलब केजी इंटू केजी मतलब केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसने निकाली थी? हेनरी कैवेंडिश, जो भी है वो, ठीक है, हेनरी भैया ने निकाली थी, वो पूछते नहीं है। अब सुन लो प्लीज 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 सुन लो। तुम लोगों को क्वेश्चन ऐसा आता है स्टेट एंड प्रूफ। स्टेटमेंट आपको पता है, प्रूफ करने के लिए आप लोगों को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, स्टेप नंबर 1, एफ इज प्रपोर्शनल टू m1 m2, एफ इज प्रपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर implies f is proportional to m1 m2 by d square implies f is equals to g m1 m2 by d square, where g is universal constant of gravitation whose value is 6.673 है, तो ठीक है, into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है। एक बार के लिए ये प्रूफ भी देख लो। दो ऑब्जेक्ट्स उसके, देखो तुमको ऐसा इतना ज़्यादा ये सब कुछ नहीं बनाना है, तुम लोग सिंपल बता देता हूँ कैसे करना रहेगा तुम लोगों को। तुमने एक ये बताया, ये इसके बीच के डिस्टेंस को d बता दिया, ख़त्म। ये m1 है, ये m2 है, फाइन। अब ये देखो, ये एक बार के लिए ये देख लो, आपको ये ब्रैकेट में जो है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ ये यहीं तक है। देखो जी की वैल्यू लिखने की जरूरत हमेशा रहती नहीं है, बट आप लिख दोगे अच्छा रहेगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। ये इधर और ये दोनों को इधर बेच के ऐसा यूनिट निकाल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वो भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो क्यों लिखना है? वह जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, ठीक है। राजा इंटू 10 की पावर -11, ध्यान नहीं आ रहा बेटा, पता नहीं। चलो गाइस, इसको ट्राई करो फट से अब। हाँ, डायग्राम भी बनाना है बेटा आप लोगों को। हाँ, 1 नैनोमीटर था वो, 10 की पावर -9 वो साइज वाले में था। बेटा प्लीज़ बिना बात किए करना, मैं एक सेकंड रेस्ट रूम से आ रहा हूँ।
सिंपल था इसका, ठीक है, यहाँ तक के का। अब ये जो आगे का है इसका अपन लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें न्यू मैंने वो चार्ज नहीं होगा बेटा उसके हाथ में, वो चार्जिंग शुरू है उसकी, बढ़ेगा नहीं, वो कम भी नहीं होगा, वो जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही वो यूज़ होता है फिर। बुला देगी पकड़ी तो। चलिए गाइस वही शांत। गाइस आई थिंक कल हम लोगों ने एक भी क्वेश्चन सॉल्विंग वाला सॉल्विंग नहीं किया था, मैंने बस बताया था फुद्दू वाले, ठीक है ना। अब गाइस पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के एक समझ जाइए। हाँ वो क्वाड्रिलेटरल से काम करना है। हाँ अब गाइस ये देखिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ये क्वेश्चन बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, हमको सब कुछ तो दिया हुआ है इसके अंदर कि हमको कौन से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो ये वाला फिगर ना पहला थोड़ा सा ऐसा फिगर है जो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। तो देखो मुझे क्या क्या गिवन है इसके अंदर, मुझे ये इक्वल टू ये गिवन है और साथ ही साथ ये पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल मुझे इक्वल दिया गया है। मुझे देखो ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला ट्राइंगल बताना है, तो मेरा इसमें क्या हो जाएगा, ए बी कॉमन हो जाएगा। ऋत्विक समझ रहा बेटा है। और साथ ही साथ में ये एंगल और ये एंगल तो मुझे इक्वल दिया हुआ था, तो दोनों ट्राइंगल एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बची दो चीज़ सी पी सी टी से आ जाएगी। तो इसके ऊपर स्ट्रेस मैं नहीं ले रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है ना। कोई चाहता है ये लिख के बता दो तो मैं लिख के बता दूंगा। यस एक मिनट जाओ, ये देखो गिवन टू प्रूफ तो लिख लेगा। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी सॉरी ए बी डी एंड बी ए सी, ए बी तो मेरे कॉमन हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ का ए डी वहाँ का बी सी मेरे को इक्वल दिया हुआ है, कोई इशू इसके अंदर, ये गिवन है बच्चा मेरे लिए। एक सेकंड गाइस, हाँ बेटा नेक्स्ट ईयर तेरी फीस बढ़ाता हूँ थोड़ी सी मैं, नया टैब, नया घर, नई गाड़ी और क्या नए स्टूडेंट्स, तू आ जाना बस भाई, तेरी फीस बढ़ रही होगी। चलो ये हो गया है, और साथ ही साथ में यहाँ पे डी ए बी एंगल मतलब ये पूरा का पूरा एंगल और यहाँ का सी बी ए मतलब ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल है, ये भी मुझे गिवन था। तो दोनों ट्राइंगल्स बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंट हो गए और ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए। समझा चीज़, लिखना है तेरे को खुद से नहीं। अब गाइस ये देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्टली ये चीज़ हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी करने वाले हैं। वहाँ पे एक थ्योरम है, पहला थ्योरम कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। यहाँ पे आपको गिवन में L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q। अब हम लोगों को ये दो ट्राइंगल का नाम भी दिया वैसे प्यार से, तो वो दोनों ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखो पहले तो ना क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्या बोलते हैं पैरेलल लाइंस है, इसलिए ऐसे समय पे कौन से दो पैरेलल लाइंस आप चूज करो बता देना। देखो सिंस L इज पैरेलल टू M, ये और ये पैरेलल है क्योंकि, तो डोंट यू थिंक उस कारण से बेटा मेरा ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। तो मैंने लिख दिया इम्प्लाइज एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी हो जाएगा बाय ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। नहीं वो पैरेललोग्राम में वैसा नहीं पूछेगा, नहीं क्या क्वेश्चन अपने को, बट स्टिल ठीक है। सिंस P इज पैरेलल टू Q, अब देखो ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल यूज कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा मेरा, करेक्ट। इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए हो जाएगा, अगेन ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, कोई इशू इसमें किसी को। अब देखो अब मेरे को ये जो दोनों ट्राइंगल्स प्रूव करने थे, इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, तो ए सी इक्वल्स टू ए सी मेरा कॉमन चल रहा है। अब ए बी सी का
एंगल ये BAC और वहां का DCA इक्वल है, ये फ्रॉम 2 आ रहा है मेरा, समझा ये चीज। फिर यहां का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC, ये फ्रॉम 1 आ रहा है, तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ASA, खत्म। समझा ये चीज? कोई इशू है इसमें किसी को? हमको स्कूल में मेंशन ही किया कि सिंस नहीं, ये इसलिए करो कि जब मल्टीपल पैरेलल लाइंस है ऑलवेज बेटर दैट यू मेंशन इट, तुम कौन से नहीं करो, समझ रहे चीजें। चलिए गाइस, फट से आप लोग ये वाला खुद से सॉल्व करना शुरू करोगे। हाँ बेटा बोल तू, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, वो क्वाड्रिलैटरल में थ्योरम हम प्रूव करते हैं तो उसमें ASA भी है, SAS से नहीं कर सकते हैं, मैंने 100 बार बताया है। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन सिर्फ ये बोलता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। जब तू बोलता है अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहा है, वो जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके CPCT से ही प्रूव होता है, ऐसा है वो, समझा? शौक है अपना अपना भी। बेटा प्लीज फटाफट करना है। तो बाकी इसमें तो यूज कर सकते हैं ना। हाँ बट वो वाले थ्योरम में नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, मैं वॉशरूम गया था ना अभी। एक बार देखो, बहुत बोर कर क्वेश्चन है। पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए। हाँ, अब उसके बाद मेरे को बताओ, ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट कर ले। हाँ वही स्क्वायर प्रूव करने के लिए तो पहले ऑल 4 साइड्स भी इक्वल बताना और 4 एंगल्स भी 90 बताना है। क्यों 4 एंगल्स? तो अगर ऑल 4 साइड्स इक्वल बता दी तो वो रोम्बस ही बनाना बस, या फिर रोम्बस वाला भी क्वेश्चन मैंने पिछला वाला ही किया। हाँ, तो अब एंगल्स को कैसे बताएंगे? वो ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो रेक्टेंगल में करते थे वो अलग से। तो फिर उससे तो 2 एंगल आएंगे। तो एक एंगल अगर 90 हो तो ऑल एंगल्स 90 हो जाते तेरे। बेटा प्लीज बातें मत करो। लिख लो यार, गिवन टू प्रूफ भी लिख लो आप लोग। गिवन है ना बेटा, L पैरेलल टू N, P पैरेलल टू Q, उत्ते से इसमें मार्क्स कर देते बेटा, कटने चाहिए सर तक, ठीक है? वो अभी कर ले, बहुत ज़्यादा मार्क्स। हाँ सर हमें तो नाम गिवन जितने उसे कटेंगे उससे 1.5 गुना तेरे कटेंगे। अब बोल। हाँ अभी जली हाँ। तो उसलिए उसको 0 कटने चाहिए मैथ्स से रहा है तो। हमारे मैम गिवन और 2 प्रूफ लिखवाती है। चिल है तेरी मैम, श्योर है। ट्यूशन टीचर इतना चिल नहीं है तेरा, क्या कर सकता है उसके लिए? अभी चुपचाप से लिखना जितना मैं बोल रहा हूँ। सर अगर डायरेक्टली लिख लिया गिवन 2 प्रूफ लिखा, फिर दोनों एंगल्स लिखे ऑल्टरनेट इंटीरियर से, और फिर लिख दिया जो कॉमन बता देना कौन से लाइन पैरेलल है उसका आंसर। हाँ बता दिया, फिर जो आपने वो वापस लिखे थे इधर भी साइड में लिखे थे ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, तू बोल रहे इन ट्रायंगल ये एंड ये, फिर डायरेक्ट डिस्टेंस ये, तो ये वो भी चल जाएगा। सर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम ये वाला क्या बहुत बोर क्वेश्चन आधा मार्क काट दीजिए। पीटना है क्या? नहीं, गलत थी ना ओह शे, तो भी पीटना है बेटा? नहीं क्या, चल छोड़, माफ हो गया। कौन है? सर ना अरे फिर तो बढ़िया, फिर तो पीट ही देंगे, है ना? शुभ चिंता के सर ने किया ऐसा मत नहीं, मैं- हीर के हिसाब से आज ही क्यों गाइस हो गया ये? क्या बेटा? अरे वही छापना है, कैसे नाम चेंज करना कौन से वाले बोल रही तू बेटा? वो दोनों नहीं, अगर ऐसे ऐसे हो गया ना, 90 दिया हुआ ना, दे बाइसेक्टर 90। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। बचा है किसी का? कर लीजिए। बेटा कल का सेशन 6 to 8 का रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना? 6 to 7:45, सॉरी वो 8 o'clock की क्लास रहती है ना किसी की। 6 to 7:45 का रहेगा कल का क्लास। चलो अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए फट से। अब आप लोगों को ये डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम में नहीं दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ है?
लाइन एल बाइसेक्स एंगल ए, ठीक है, कोई तो भी एक एंगल ए है मेरा, ठीक है, तो मतलब बी ए सी कुछ भी लाइन है अभी के लिए, मेरे को पता नहीं क्या है वो अभी के लिए, बी ए सी नहीं रखता मैं, मान लो इसका ले रहा हूँ मैं क्यू ए पी, फाइन, ये कुछ भी एंगल ए था उसको एक लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहा है। अब मेरे को ये बी पी और बी क्यू मेरे परपेंडिकुलर्स है फ्रॉम बी जो इसके ऊपर लाई करता है, तो ये बी क्यू और बी पी परपेंडिकुलर्स है, ठीक है। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। दूसरा मुझे ये भी प्रूफ करना है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू हो रहा है, फाइन, नहीं गलत नहीं है, मतलब बिना डायग्राम के भी आ सकता है ऐसा। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना बहुत आसान है हमारे लिए। देखो ये तो मेरा कॉमन हो जाएगा, दूसरा ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा। भाई ए ऐसे से क्या प्यारा है तेरे को। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, दो एंगल्स बट इंक्लूडेड साइड नहीं है, तीसरा है, तो ये हो जाएगा ए ऐसे कॉन्ग्रुएंट। अब देखो यहाँ पे तो उसने बी पी इक्वल टू बी क्यू बोला है, एग्जाम में प्रिटी पॉसिबल वो तुमको क्या बोलेगा ना, क्वेश्चन क्या देगा कि कोई तो भी एक एंगल है क्यू ए पी, ठीक है, अगर एल उसका परपेंडिकुलर उसका बाइसेक्टर है तो प्रूफ कर दो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बी जो लाई करेगा वो ये दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट रहेगा। बेटा एक पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मैं को अब वो बी क्यू नहीं मान लो इसको, अभी क्या मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मान लो कोई तो भी ऐसी लाइन थी मेरी एक्स वाई, एक्स ए वाई एंगल है मेरा, उसका बाइसेक्टर है लाइन एल कर रहा है बाइसेक्ट। अब आपको प्रूफ करने से वो कोई पॉइंट बी जो रहेगा वो इक्वी डिस्टेंट रहेगा, वो बाई कंस्ट्रक्शन ये दो परपेंडिकुलर्स बनाने पड़ेंगे, जिसको मे बी पी और क्यू नाम तुम दोगे, फिर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और सी पी सी डी से तुमको ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल बतानी पड़ेगी कि पॉइंट और लाइन का बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है, समझा है। अब देखिए बोला छोड़ दीजिए, अब आ जाइए पहले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। वैसे सिंपल बट क्रेजीली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस पे हमें गिवन है ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, साथ ही साथ में ये एंगल एंड ये एंगल भी मेरा इक्वल है, और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। मुझे ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। अपने को लगता है सर हो तो गया ए एस ए से, बट रियल लाइफ में ए एस ए से वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा है, तो कोई ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट ही करना था ना, तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ए एस ए से, ठीक है। तो अब क्या अपना कॉन्ग्रुएंसी कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो देखो तुम लोगों को ये पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है ये पूरे ट्राइंगल से, तो ये पूरे एंगल की जरूरत पड़ेगी ब्लू वाले ट्राइंगल के लिए, और ये पूरा एंगल जरूरत पड़ेगी रेड वाले ट्राइंगल के लिए। तो उसके लिए पहले हम दोनों को वो दोनों एंगल्स इक्वल बताने पड़ेंगे। तो देखो पहले तो मैंने लिखा एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल बी पी डी इक्वल टू एक्स, ये गिवन था, तो मैंने ये एंगल को x माना है, तो ये एंगल भी मेरा x हो रहा है। फिर मैंने कहा लेट एंगल ई पी डी बी इक्वल टू वाई, तो इम्प्लाइज एंगल ए पी डी की वैल्यू कितनी हो गई है x प्लस वाई, मेरे एंगल बी पी ई की वैल्यू कितनी हो रही है x प्लस वाई। तुम्हें ये लगता है इसका आंसर ए पी डी और बी पी ई इक्वल हो गए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दिया। अब ये जो दो ट्राइंगल्स थे उसके अंदर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी गिवन है मुझे, मेरा यहाँ का एंगल ए पी डी मतलब ये, और यहाँ का बी पी ई मतलब ये, चलिए ये और ये इक्वल आपने फ्रॉम 1 प्रूफ कर दिया है, आना ध्यान दे, और ए पी और बी पी इक्वल आपको दिया हुआ था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, दो एंगल और बीच का इंक्लूडेड साइड मतलब ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सी पी सी डी से तुम ये प्रूफ कर सकते हो। तो बेसिकली इसमें छोटी सी जो मेहनत थी वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली थी, क्या था कि अगर ये x और ये y है तो ये पूरा x प्लस वाई हो रहा है, और ये पूरा भी x प्लस वाई हो रहा है। समझा जी क्या हुआ है, पक्का गाइस। एक बार एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका वो बस एक कलर सही करना है। 6 वाला उसके बाद में बताऊंगा मैं। ये इक्वल्स टू ये तू बता चुके ऑल साइड्स आर इक्वल,
तेरे को गिवन था और ये इक्वल टू ये तेरे को कहते डायगोनल्स पर इक्वल भी दिया हुआ है, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। कहाँ पे करूँ डायगोनल्स कहाँ पे इक्वल बताया डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल दिया हुआ है तेरे को, देख तूने लिखी भी होगी वो कहीं ना कहीं शायद से, ले लो। और बेटा प्लीज़ जिन लोगों के पेंडिंग मनी है वो लोग क्लियर करो प्लीज़। हाँ बेटा फर्स्ट चेक सही बेटा, कितने 2 बुक थे तेरे, एक 210 था शायद से, भूल जा 10 रुपये। गाइस शांति। इतने सारी तो चीजें हैं। सर मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मेरा पेपर टाइम से छूटेगा? अगर तू बातें करते रहेगा पेपर में भी जैसे अभी कर रहा है तो भगवान की कसम बताओ छूट जाएगा या फिर टीचर निकाल देगी बाहर तेरे को। और पेपर सॉल्व करना शुरू कर। हाँ वो मैं भूल गया। संडे को बायो का कर ले, कल अगर छुट्टी मारी तो कल आ जा चेक कराने के लिए। साढ़े 8 के बाद माना। के बाद में आपने हेरोन्स की वर्कशीट किसी को भेजी है? हाँ पता नहीं। मेरे को भेजना सर हेरॉन का आपकी बुक से करा। सो स्टैटिस्टिक्स से करा के मेरा उसका भी भी पहले ये करो यार। एंगल APD को x मानेंगे। ए पी ई को वो तो इक्वल दिया हुआ है ना इसके। सर अगर ऐसा प्रूव होता कि ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP। ए डी पी होते हैं ये ई बी पी से। हाँ फॉर एग्जाम्पल तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू B। सर ऐसे से हो रहा है ना इंटरचेंज करके होता ना। मैं समझा ही तू क्या बोलना चाहता है। अगर ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू EBP, ए डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई BP मेरे को लिखना दे पहले तो। अगर रहता है ए डी पी कॉन्ग्रुएंट टू ई BP ये प्रूव बी पी, तू प्रूव कर चुका है। तो CPCT से AD इज इक्वल टू B नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकल सकता? निकाल सकते। ए डी इक्वल टू बी तो आ ही रहा है ना। वही तो करना है क्वेश्चन में। यहाँ पे नाम गलत लिख रहा है वो, ये ए डी पी नहीं है डी ए पी है। सर ये बट तू नाम गलत लिख रहा है तो तेरा वैसे ही मार्क्स कट जाएगा वो। तेरा भले जब लग रहा है ये बचे हुए तेरा जो एक्चुअली ट्रू वाले थे वो नहीं हो रहा है। हो भी क्या तेरा? ये ए पी को बी पी है ना गिवन। सुन ये एक्स तो ये एक्स बता चुका है, ये वाई बता चुका है, तो ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई, ये पूरा एंगल एक्स प्लस वाई, तो दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। बता दिया। अब दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल और ये एंगल इक्वल पता है तेरे को गिवन था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दिया है और ये इक्वल तो दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 में AP और CQ इक्वल रहेगा। एक मिनट सुना नहीं क्या? हाँ बोल क्या? क्वेश्चन 10 में AP और CQ इक्वल रहेगा। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो नहीं क्यों रहेगा? ए एस है ए एस सॉरी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल लेना पकड़ी उसमें। ये साइड ये वाला रहेगा पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम और इक्वल।
गाइस लास्ट 2 मिनट्स फट से करो। वो पहले x x वाला एंगल लिखिए इक्वल फिर x प्लस y वाला एंगल इक्वल कॉमन कॉमन लेकर a ऐसे हो जाएगा। हाँ ये दिखा तूने क्या लिखे है, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज। बेटा प्लीज बातें मत करो। जो मैंने इधर आ, मेरे को लगा ही तो उन्होंने गलती है। सॉरी मल्टीपल चीज़ें सुन ले तू। पहले तूने ये नहीं लिखी कि ए पी डी और बी पी ई इक्वल हो रहा है, तो वो छोड़। ये यहाँ पे दिस एंड दिस लिखते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट पे ऐसे नहीं करते। और ये ए पी डी इज इक्वल टू बी पी ई, वो ठीक है। इसका क्या कर रही तू, ए पी ई कहाँ से लाई? ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल है ना तेरे, और ए पी इक्वल टू बी पी। और रीजंस भी लिखो। इक्वल लिखना है और बाकी 1 गाइस प्लीज बातें मत कीजिए प्लीज। बड़े आगे। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ये वैसे देखा तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है पिछला वाला। एक बार देख ले। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसने पहले बताया ही नहीं कौन से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है। अब जब फर्स्ट टाइम बच्चे लोग करते हैं ना, तो उनको क्या लगता है, सर ये ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल हम कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट। कैसे कर लेंगे सर? देखो ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये, और बीच का एंगल इक्वल्स टू बीच का एंगल सॉल्व हो जाएगा हमारा। क्या कॉन्ग्रुएंसी हुआ? तो SAS बोलते हैं। तो बेटा देखो, जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो पहले ट्रायंगल है रेड ट्रायंगल का एक साइड दूसरे ट्रायंगल का ब्लैक ट्रायंगल के एक साइड से इक्वल होना चाहिए था। यहाँ का एक साइड और वहाँ का एक साइड इक्वल होना चाहिए था। आप जो करने की कोशिश करो, वहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये खुद का खुद से इक्वल करके क्या मजा आया? आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ी कोई मदद हो रहा है। अगर ऐसा रहता तो भाई फिर तो 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 3 3 है, ये 5 5 है, भले ही बीच में 30 डिग्री है, तुम बोलोगे तो कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे। अरे ये 3 3 है, ये 5 5 है मेरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो अब हम लोगों को कौन से 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करना है पहले वो समझो। यहाँ पे मुझे ABC ट्रायंगल एंड ADE ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। वो कैसे करूँगा वो समझिए आप लोग। तो देखो वापस से मुझे ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, तो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही मैं करूँगा। एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAE मुझे गिवन है, इसको मैं x मान रहा हूँ। लेट एंगल DAE बी इक्वल्स टू y, ये XX ये बीच वाला y। तो उस कारण से एंगल BAC मेरा x प्लस वाई बन रहा है, एंड एंगल DAE भी मेरा x प्लस वाई बन रहा है, विच इम्प्लाइज एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE हो गया है मेरा। जो आपने लिखा लेट DAC होगा, It should have been DAC, my bad, DAC भी y, so sorry। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAE, आई एम नॉट इवन श्योर ये नाम सही है नहीं है, ठीक है ना। मैंने पहले लिखा AB इक्वल्स टू AD, ये मुझे गिवन है, ठीक है। यहाँ के बाद में मेरा BC इक्वल्स टू AE, ये भी मुझे गिवन है। और यहाँ का BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, ये हो गया है फ्रॉम 1। मैं सही नाम जब लिखूंगा ना बेटा तो हो जाएगा ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE बाय SAS। और जैसे ही वो हुआ CPCT से बेटा BC इक्वल्स टू DE हो जाएगा, जो मुझे प्रूफ करना था। तो बेसिकली पहले सही ट्राइंगल ढूंढना पड़ेगा कौन से कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद में कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये दोनों एंगल्स, ये और ये वाले एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। यहाँ तक है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCT से मेरा आ जाएगा। क्या बेटा? कौन से वाला? ये वाला नाम कैसे लिखा तू पूछ रहा है क्या? देख अभी। अब देखो जिनको SAS वगैरह में डाउट आ रहा है, यहाँ का A तो वहाँ के करस्पॉन्डिंग में A ही हो रहा है, इसके साथ B जुड़ा है, इसके साथ D जुड़ा हुआ है, क्या बचा पे C, क्या बचा पे E, ये हो गया, ठीक है। यस गाइस, ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को, स्टार्ट हो जाइए। कुछ नहीं, पहले देख ये ट्राइंगल बना ले ABC ऐसा करके, फिर ये एक ऐसा ट्राइंगल दूसरा बना ले, तो इसको ज्वाइन कर दे।
ये लाइन का तो वैसे कोई इज्जत नहीं है, ऐसी बनाई इसने मस्ती में। सर तो बस सेकंड टाइम दूसरे वाले एंगल में x प्लस वाई लिखी तो डी ए ई लिखेंगे या डी ए सी? डी ए ई रहेगा ना बेटा, एक्स प्लस वाई, डी ए सी तो वाई था तेरा पे भाई। बट मेरे को वन स्ट्रेच में दो, क्या? पेपर वन स्ट्रेच में दो। हाँ तो वही देना पड़ता है। ये लोग वन स्ट्रेच में दे हाँ रहे तो हैं। तो ये 9 घंटे कहाँ से निकाल ली भाई? तो एक ही दिन में थोड़ी 3 पेपर देता कोई, और 3 घंटे में नहीं होता है, 2-2 घंटे में हो जाता है पेपर। मुझे लगती है और 9 घंटे बैठी थी क्या? और उसमें भी सर्कल्स वाले क्वेश्चंस करने नहीं रहते हैं तुम्हारे को, वो वाले क्या है करना है कर लेना, यूक्लिड्स के मत करना। हाँ हाँ बेटा, आपका का यूक्लिड पेपर हाँ ना, तो करना कैसे? सर क्वेश्चन सॉल्व हाँ तो क्वेश्चन हो गया मेरा। कौन सा 6 वाले जो तूने मुझे भेजा था, नहीं एक बार रेक्टेंगल वाला ना, वो वैसे ही ईजी है। उसमें ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑल डायगोनल्स ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ वो लगाएगा तो एंगल सम से ये आ जाएगा। फिर ये वाला तो का हाँ एक्यूट एंगल है, वो इसमें भी है। तूने कहाँ से उठाया था क्वेश्चन, उस वाले से उठाया क्या? हाँ फिर ठीक है, हाँ वो इसमें भी है क्योंकि जो तुझे पास वो तेरे को वेबसाइट जो दिया है ना वो उसमें भी है। हाँ गाइस शांति। एस ए एस यस, तो भाई कुछ करो ना। अबे तो डायग्राम है, तू अपना काम कर जल्दी जल्दी। भाई इतने स्लो स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम लोग कर सको। सर प्लीज एक डायग्राम दो। कौन सा वाला? भाग यहाँ से। नहीं हो रहा सर, मैं सर फिर से वही सर एक बार देखिए बी सी को टू डी, मैंने वो नीचे का लिखी ही नहीं हो, बट मेरे को लग रहा है मैं फिर से वही गलती की। नहीं सही है सही है? बट तू लिखना लिखी ना ये and- फ्रॉम वन, ये गिवन गिवन। और अरब तेरे को कुछ समझ में आया तो पूछ मेरे बाप, इसके बाद में पढ़ाई नहीं होने वाली है वापस से कभी लाइफ में। बेटा प्लीज ये चीज समझ लो, अब आज जो निपट गया वो निपट गया 9th से तुम्हारे हमेशा के लिए। मैथ्स का क्रैश कोर्स क्या होता है? मैथ्स का कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है। मैं अबे मिड टर्म्स के बाद मैं तुम्हारे को देखने भी नहीं वाला हूँ बेटा, मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं तुम्हारा एक बार सर्कल्स का आपस में रिविजन हुआ और साउंड्स हुआ, उसके बाद में मैं तुम कौन मैं कौन वाला सीन रहेगा टिल योर 9th का एग्जाम एंड। उसका मेजर रीजन यही है बेटा, 12th के भी बोर्ड्स है और 10th के भी बोर्ड्स है, और उसी के साथ में तुम्हारे को रिवीजन इसलिए ही ऐसा करवाया जा रहा है बैठा बैठा के। नहीं तो वो हमेशा रिवीजन की, जहाँ पे मैं सॉल्व करके आगे बढ़े जा रहा हूँ, तुम ताश खेल रहे हो वाला कर सकते हैं अपन लोग। सर ट्रायंगल साइन हम लेंगे ना, ये भी फॉर्म टू डी ए बी सी और डी ए ही नहीं है, गलत नाम है ए बी सी और ए डी। उसको कर। सर ऐसे ही होगा ना। अब मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारे जो फ्रेंड्स लोग कोई और ट्यूशन में वगैरह जाते होगे ना, कोई भी है ना, आई एम नॉट श्योर, जो भी वहाँ नहीं नहीं मुझे कर रहा हूँ, बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ,
वहाँ पे कोई नहीं है ऐसा एक चीज़ वापस करा के रुक के वो करेगा भी, वहाँ पे कहीं पे नहीं। वो सल्यूट की बात नहीं है भाई, वो इसलिए बोल रहा हूँ, लकीली अपना 10th का पूरा हुआ है पोर्शन, और अब बच्चे अब आना हो गए बंद, उनको आना ही नहीं है, तो उस कारण से अपने को एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है। और 8th का अपने होता है रेगुलर क्लासेस, लिटरली रेगुलर क्लासेस होती है उनकी मैथ्स की, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे ऐसी चलती है जो कहीं नहीं चल रही है। उस कारण से अपन ने अच्छे खासे इन लोगों का ख़त्म करवा के तुम लोगों का टाइम अच्छा दे पा रहे हैं हम लोग। और अब गाइस, ओए 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 गाइस शांत, एक मिनट बच बच। अब गाइस बढ़ सकते हैं क्या आगे? पक्का तूने किया क्या कुछ? क्या क्या दिखा मेरे को? कुछ भी नहीं किया, मेरे को यहीं से दिख रहा है जरा। भाई लेट वेट लिखा और तू वहीं पे हैंड्स प्रूफ कर दिया। बट ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट का तो दो एंगल को इक्वल नहीं करते बस। तूने एंगल BAC और DAE इक्वल बताया, वो ठीक है, अब वो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट भी करना है। सब कुछ तूने CPCD ले लिया। अबे मेरा भाई तेरे को पता है CPCD क्या होता है? अबे इधर आ, इधर आ। ये क्या किया है तूने? ये गिवन रहेंगे पगले। और सुन ना, अबे AB इक्वल टू AD गिवन है देखो BC इक्वल टू AE किसने बताया? AD इक्वल टू AE है तो कुछ भी लिखा हुआ है। कर जल्दी। बातें मत करो बेटा प्लीज। प्लीज बातें नहीं बच्चा लोग। उसको करने दे एक बार, तू कर जो इतना करना कर रहा है तू मेरा ले गया, जितना तू कर रहा है ले क्या यहाँ पे खड़े हो। लाख शांत रहे यार, प्लीज शांत रहो। विवान BC, देखो BC को प्रूफ ही नहीं करना मेरे बाप तेरे को। अच्छा रुझा, BC इक्वल्स टू D, रुझा ये गिवन और ये पहले ट्राइंगल का नाम लिखा कर। नहीं इन पहले तो ये इम्प्लाइज ये हुआ, इसको 1 बोला, फिर इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, एक ये और फिर वो एंगल PAD इक्वल टू एंगल EAC फ्रॉम 1, फिर ये होगा। सॉरी ये ट्रायंगल में x इक्वल है तो ये भी अपने आप इक्वल आ जाएगा। नहीं ना बच्चा, ऐसा थोड़ी होता है। एक समझो सर आइसोसेलेस नहीं बैठ ये इसका हाँ वो ठीक है। गाइस एक और चीज़ सुन लो, ओए 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 ओए, अगर ये x और ये x अगर है तो अपने आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या पड़ी है? इक्वल एंगल से अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो मेरा ये और ये इक्वल हो जाएगा क्या? तो नहीं बेटा वो दोनों एंगल सेम ट्राइंगल के होने चाहिए। तो अगर वो यहाँ का 30 डिग्री और एक इतने बड़े ट्राइंगल का 30 डिग्री अगर रहेगा तो उसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं होगा बच्चा।
अगर यही ऐसा रहता, ये 30 है और ये 30 है, तो ये और ये इक्वल रहता, ठीक है ना। चलिए राजा ध्यान दे। अब गाइस ये 8th क्वेश्चन अगेन ये 100 बार पूछा गया पेपरों में, 5 मार्क के इसमें, 4 मार्क के इसमें, 100 बार पूछा गया और बहुत फुद्दू है, ठीक है। आप लोगों को मैं टू प्रूफ लिखने के लिए नहीं बोलूंगा इसके अंदर, बट गिवन वगैरह पहले समझ लो और अपन लोग एक दो ही प्रूफ करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेगा ऐसा कर करके। पहले क्या क्या गिवन है आप लोगों को, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, तो मेरा पहला गिवन क्या हो गया है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी, मतलब ये और ये इक्वल है, मतलब ए एम इक्वल टू एम बी। कोई इशू इसमें किसी को अभी तक है? साथ ही साथ में क्या दिया हुआ है, सी को एम तक ज्वाइन किया और डी तक एक्सटेंड किया सच दैट दीज टू आर इक्वल, सी एम इक्वल टू डी एम। टू प्रूफ में पहले तो ये मेरे को प्रूफ करना है, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है, वो तो मेरा फट से एस ए एस से हो जाएगा, ठीक है ना। ये इक्वल टू ये गिवन, ये इक्वल टू ये गिवन, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। हाँ क्या बताओ बच्चा, बट मैं ये ट्राइंगल को और ये ट्राइंगल कर रहा हूँ, तो बीसी की तो कोई इज्जत ही नहीं है। यहाँ से समझाया क्या हुआ है गाइस, यू जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट फॉर फर्स्ट सब पार्ट। गिवन टू प्रूफ डायग्राम और सोल्यूशन के लिए मिला के 1 मिनट है, टू प्रूफ नहीं लिखना है, गिवन डायग्राम और वो सोल्यूशन के लिए 1 मिनट का टाइम आपके पास में। क्या हुई थी? अच्छा मेरा पैर बड़ा घूर रही तू। जितना हो गया, अब मेरे को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, थर्ड सपोर्ट देखा हाँ, तो इसको देखा फ्रॉम 1 एंड 2। नहीं, पहले तो ये पैरेललोग्राम है, तो इम्प्लाइज तू ये बता कि ये और ये इक्वल है और ये पैरेलल है। देखा तूने ये इक्वल टू ये और ये पैरेलल टू बता दी, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया, वो ठीक है। बट अब ए डी इज इक्वल टू बी ई और ए डी इज पैरेलल टू बी ई, देखो बताना पड़ेगा। इसके लिए रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे भी वैसे ही करना पड़ेगा। फिर से 1 एंड 2 से। हाँ ये 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 4 से वो हो जाएगा। टू प्रूफ लिखना ही नहीं है, सोल्यूशन लिख डायरेक्टली अब। अगर रोकड़े हम लोग एसेट अकेडमी की क्रिकेट टूर्नामेंट की है, तो तेरे घर वाले स्पॉन्सर करेंगे क्या 1 करोड़? 1 करोड़? हाँ क्या सोने की लीग कर लेंगे? तो भाई तू खेलेगा ना उसमें, तो इतनी बड़ी लीग हो गई। वो बात है, जूते मारेंगे तेरे को। हाँ मेरे को अलग, तो मेरे को सोने के जूते मारने बोलना, तेरा देख लेंगे भाई। खा भी लेंगे उसके लिए। भाई खुशी चुप रहे, तू पढ़ाई कर चल। अरे यार बोलो ना, खेलना है मेरे को। सर मैं आपको इंटरव्यू में बोलूंगा। क्या लीग? एक मिनट जगह रुद्र, एक मिनट क्या मैं आगे इंटरव्यू में बोलूंगा। काय के जब पकड़ा जाएगा, पुलिस लेके जाते रहेंगे तब इंटरव्यू देंगे ना कि तुम्हारा ऐसा क्या हुआ था कि तुम ये हरकतें करना शुरू किया। कैसे पहुंचे तो बताऊंगा सर, संकेत सर ने बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी रुकावटें संकेत सर ने लाई, ये बोल देना याद से। चलिए गाइस हो गया पहला वाला। अब सुनो, रोकड़े से बेटा देखो अभी। अब देखो गाइस, वो पहला सब पार्ट ए, ध्यान दे, पहला सब पार्ट फुद्दू था। अब मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक चीज रट के रखने के लिए, यहाँ के 2 सीपीसीटी काम में आएंगे, वो रट लो प्लीज। पहला आप लोगों का सीपीसीटी से आ रहा है, देखो मैंने प्रूफ कर दिया था ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी बाय एस ए एस। पहला सीपीसीटी प्लीज ए सी इक्वल्स टू बी डी, सीपीसीटी इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है बच्चा लोग मेरा, एंगल एम ए सी इक्वल्स टू एंगल एम बी डी, वही सीपीसीटी है। ये को एक ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होने के कारण मुझे एक समझो, राजा ट्राई कर बेटा, देखो जो दोनों एंगल्स मार्क किया है, इस कारण से कोई 2 लाइनें पैरेलल हो रही है। कौन सी 2 लाइनें पैरेलल हो रही है तेरे हिसाब से, और क्यों हो रही है? परफेक्ट, डीबी और एसी इक्वल पैरेलल हो रही है, क्यों हो रही है बच्चा? कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीजर। देखो अब
ये दोनों एंगल क्योंकि इक्वल हुए इस कारण से मेरा ए सी बिकम्स पैरेलल टू डी बी, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो वो क्यों किया मांगा तो था ही नहीं, तो एक बार रुक जाओ। देखो अब तुमने इसको इससे इक्वल प्रूफ क्यों किया है, मैंने क्योंकि रिक्वेस्ट किया था रटने के लिए, वो आपने ये और ये एंगल को सीपीसीटी बता के ये और ये पैरेलल क्यों किया है, क्योंकि मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था रटने के लिए। वो यहाँ तक है, ठीक है। अब सुनो, हाँ देख लो मेरे को बच्चा, बताओ बोलेगा तो बता भी दूंगा आपस से मैं। देख बच्चा, मैंने वो ट्राइंगल AMC और क्या अपना था BMD था, तो तू डायग्राम की तरफ देखते जा। मैंने AC इक्वल्स टू BD बताया CPCT से, ये था तो ये फाइन। फिर मेरा एंगल MAC मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ है CPCT से। अगर मैं डायग्राम को ऐसा देखूँ बस, तो मेरा अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी मेरी। तो उतना ही अभी तक की बात हुई बच्चा अपनी, ठीक है। हाँ बोलो। एंगल MAC इक्वल्स टू एंगल MBD आपने CPCT से बताया, हाँ क्यों नहीं? बेटा ये देखो पैरेलल पता ही नहीं है ना बेटा अभी तक के, तो CPCT से किया, अब तूने उसके कारण अगर कॉन्वर्स से बोला है पैरेलल हो गई है। याद है, ठीक है गाइस। अब आगे देखो वो पैरेलल का भी क्या फायदा हो रहा है। अब आप डायग्राम को ऐसा देखो, तो देखो अभी आप लोगों का ये और ये पैरेलल थे, तो इम्प्लाइज एंगल ACB मतलब ये एंगल प्लस एंगल DBC इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्या रीजन? को इंटीरियर एंगल के कारण। बट आपको तो पता था ACB आपका 90 है, तो 90 प्लस DBC, प्लीज मत लिखो जब मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज मत लिखो, इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज DBC की वैल्यू फिर से 90 डिग्री आ गई, जो मुझे प्रूफ करना था। समझे जी क्या हुआ है? देखो एक और बार समझो, ये पैरेलल, देखो ये इक्वल क्यों किया अभी तक के नहीं बताया हूँ मैंने, बट ये पैरेलल करने से क्योंकि ये 90 था तो अब ये भी 90 हो गया को इंटीरियर एंगल से। समझे ये चीज़ क्या हुई यहाँ तक है राजा? पक्का गाइस? इतना सा मुझे पहले करके दोगे आप लोग फट से, वो हो जाएगा। वो करना चाहते कर लो, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ उस चीज़ के लिए, प्लीज़ कर लीजिए उसको। CPCT लाया था ना हम लोग, वो तो थर्ड सब पार्ट लेकर आ ना, गिवन नहीं, फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 जो भी था तुम्हारा। सही है। रुक जा भी थर्ड अगर आता है कर ले, बताऊंगा वैसे मैं। अरब हो गया सेकंड से पार्ट प्रूफ नहीं कर ले। हाँ तो एक्स मान ले इसको, तो ये एक्स बता दे, और फिर ऑल्टरनेटिव एंगल। तो देख ये पैरेललोग्राम तेरे को पता ही था ना।
हाँ, तो ना ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो कॉन्वर्स से ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए, ये दोनों का बेस एंगल तो हाँ, हो गए गाइस। अब देखो ओए, अब यहाँ ध्यान दो प्लीज, आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया है। थर्ड सब पार्ट बहुत सिंपल सा है, आपको ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो याद करो, आपको ये और ये मैंने 1 मार्क करवाया था, तो आप ये दोनों साइड्स इक्वल बता दोगे, BC इक्वल टू BC कॉमन बता दोगे, और ये 90 आप अब भी प्रूव कर चुके हो, तो वो दोनों ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फट से ये 1 मिनट के अंदर चाहिए मुझे, 1 मिनट के अंदर चाहिए मुझे। समझा, मेरे को बताने देना फिर तू पूछना, कि शायद से जो तुझे पूछना है वो शायद से कवर हो जाएगा, शायद से। बेटा देख, ये इक्वल टू ये याद है, देखो था अभी के लिए मेरे लिए रट ले, वहाँ पे लिखना है, वो वाली इक्वेशन से आ गया है। ये तो खुद अपना कॉमन ही है, और देख ये और ये 90 ईच हो रहा है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं मेरे। गए थे क्या हो गया, तुम लोग फोर्थ वाला कर रहे हो क्या? वंशदीप मेरे को पूछेगा या फिर हो गया है, मेरे को पूछ सकता है तू। सबसे पहले जो अपने के तो ऐसे ऐसे हो गया ना बेटा कॉन्ग्रुएंट। ये देख CM इक्वल टू DM, ठीक है, हाँ आगे बेटा ये एंगल इक्वल टू एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एक नजर देख, अब गाइस ये लास्ट पार्ट देख लो। आप लोगों को वो बताने के पहले मैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, शर्वरी उठ जा। अब ध्यान दो, अगर मान लो दो लाइंस मेरी इक्वल थी लेंथ में, ये AB है और ये CD है, दोनों मुझे इक्वल दी गई थी, और ये इनके मिड पॉइंट्स अगर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैं ये लिखता हूँ हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अब मेरा हाफ ऑफ AB में मेरे को ये लेना है या ये लेना है, मेरी घर की खेती है, मेरी इच्छा हो यहाँ पे हाफ ऑफ AB की जगह AM लिख दो, हाफ ऑफ CD की जगह CN लिख दो, बिल्कुल लिख सकता हूँ, या फिर हाफ ऑफ AB की जगह पे AM बट हाफ ऑफ CD की जगह पे DN, तो ये AM सॉरी वो AM इक्वल टू DN। मेरी इच्छा हुई हाफ ऑफ AB की जगह पे ये और हाफ ऑफ CD की जगह पे ये, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, या फिर हाफ ऑफ AB की जगह पे ये और हाफ ऑफ CD की जगह पे ये भी मैं लिख सकता हूँ। जब जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी मैं वैसा अपने आप करूँगा, ठीक है। तब ये देखो, जब मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, उसके बाद में मेरा AB इक्वल टू CD हुआ था, ठीक है। वैसे यहाँ पे जरूरत पड़ नहीं थी पर मैं आपको बता रहा था ये चीज़। अब एक और चीज़ सुनो, अगर मुझे पता है, ये इसको भूल जाओ अभी, कि M मिड पॉइंट है, तो मैं क्या 2 टाइम्स AM इक्वल टू AB लिख सकता हूँ। ये मिड पॉइंट है, इसका डबल करूँगा तो ये आ जाएगा, बोलना चाहता हूँ, हाँ सर। या फिर 2 टाइम्स MB इक्वल टू AB भी तो लिख सकता हूँ, कि इसका डबल करूँगा तो ये आ जाएगा। घर की खेती है मेरी ये भी लिखने के लिए। तब देखो अभी ये AB इक्वल टू CD मेरा CP/CT से आ रहा है, क्या मैं CD को 2 टाइम्स CM लिख सकता हूँ क्या? क्योंकि M मेरा मिड पॉइंट है, मैं लिख दिया AB इक्वल टू 2 टाइम्स CM, यहाँ पे लिख देना M इज मिड पॉइंट ऑफ CD। अब बस ये 2 को यहाँ पे नीचे ला लिया, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू CM, जो मुझे प्रूफ करना था। समझे जी क्या हुई है? हाँ वो भी चल जाएगा, परफेक्ट हो गया। रुक जाओ, कर फट से, यही था डाउट क्या था, हो गया क्लियर हो। क्या हाइपोटेनियस,
अब गाइस ओए 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 एक बार ना मैं पूरे क्वेश्चन का एक बार ब्रीफ में बता रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ देख लो बेटा। ये दोनों ट्राइंगल्स आप लोग SAS से कॉन्ग्रुएंट किए थे। आपको मैंने तब बोला था कि अभी के लिए CPCT में ये इक्वल टू ये कर लो, आगे काम में आ जाएगा। आपने जब ये और ये CPCT से किया था, कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव से ये और ये पैरेलल हुआ था, फिर वो पैरेलल का ये 90 था, को इंटर से ये 90 हुआ था, ठीक है। तो ये और ये प्रूव हो गया। ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना कोई बड़ी बात नहीं थी, हम लोगों ने SAS से बता दिया था। पर ये याद रखो तब ये और ये यूज़ हुआ है, तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि अभी कर लो, वो यहाँ पे यूज़ होता है। और जैसे ही वो हो गया है, आगे क्या किया मैंने, CPCT से मैंने AB इक्वल टू CD लिखा, CD को मैंने 2 टाइम्स CM लिख दिया है, तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू CM। समझा ये चीज़ गाइस? कल आप लोगों के सेशन के अंदर हम लोग ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रूफ और यहाँ आके कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 6 to 8 7:45 या 8 जो भी मेरी जैसी इच्छा हुई उतना रहेगा। प्लीज़ बी ऑन टाइम, ठीक है।